नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। नैनीताल जिले के भीमताल विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्रीय विकास को नई दिशा देने वाले कई महत्वपूर्ण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए, जहां सीएम धामी ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। समस्याओं को और परेशानियों को जिया हो या उनका सामना किया हो, तो भाइयों बहनों, इन्हीं के निरंतर प्रयासों का परिणाम है कि आज हम भीमताल विधानसभा के समग्र विकास के लिए अनेक अनेक योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास आप सबके बीच में कर रहे हैं। और राम सिंह जी ने मुझे इस क्षेत्र के प्रमुख राज्य मार्ग अभी 10 के बारे में, खराब स्थिति के बारे में अवगत कराया था और मैंने इसका तत्काल संज्ञान लिया। बल्कि आए तो मैंने इनको कल बताया भी कि राम सिंह जी ये सड़क मैं स्वीकृत कर रहा हूं। तो इन्होंने कहा भाई साहब आप आएंगे कल वहां, तो कल वहीं पर आप बता देना। और इसका संज्ञान लेते हुए कल ही इस राजमार्ग के लिए भीमताल से चाफी होते हुए धानाचूली से मोतिया पाथर देवीधुरा तक की सड़क के पुनर्निर्माण एवं सुधारीकरण के लिए लगभग 9.5 करोड़ रुपए की धनराशि मैं आपके यहां आने से पहले इसको स्वीकृत करके आ गया हूं। शायद आज इसका शासनादेश भी निकल जाएगा। भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि आज हम भीमताल विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ नैनीताल जनपद के अंतर्गत आने वाले अन्य विधानसभा क्षेत्रों के लिए भी 112 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 17 विकास योजनाओं का आज यहां पर हमने लोकार्पण और शिलान्यास किया है, जिसमें हम सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, खेल, सिंचाई सहित विभिन्न विकासपरक योजनाओं के अलावा निराक्षित गौवंश के संरक्षण के लिए आज यहां पर हमने गौशाला का लोकार्पण भी हम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी योजनाएं इस क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को, जरूरतों को और अधिक सशक्त बनाने में, लोगों के जीवन को आसान बनाने में बहुत मददगार साबित होंगी। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में हमारा राज्य भी विकास और समृद्धि के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जहां एक ओर सुदूरवर्ती हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में गांव, सड़क, शिक्षा, पेयजल सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, वहीं हम राज्य की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी निरंतर कार्य कर रही है। हम केदारखंड की भांति ही, जैसे 4 धामों का आज बहुत तेजी से विकास हुआ है, उसी की भांति मानस खंड के भी हमारे पौराणिक मंदिरों को, अनेक मंदिर, अभी मां बाराही का मंदिर भी हमारे यहीं पास से लगा हुआ है, हमारे अन्य मंदिर भी लगे हुए हैं, उन सभी को, जैसे हमने कैलाश के बारे में भी अभी राम सिंह जी कह रहे थे, उन सभी मंदिरों के पुनरुत्थान एवं सौंदर्यीकरण के लिए भी हम पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में सिद्धपीठ नैना देवी मंदिर के साथ साथ कैंची धाम, तल्लीताल में हनुमानगढ़ी, मुक्तेश्वर धाम सहित विभिन्न पौराणिक मंदिरों का आज विकास किया जा रहा है। परंतु भाइयों बहनों, मैं आप सबके समक्ष यह भी कहना चाहता हूं, जब हम ये सब काम कर रहे हैं, मंदिरों का विकास कर रहे हैं, केदारखंड में, मानस खंड में आदि कैलाश यात्रा शुरू कर रहे हैं, अनेक हमारे जो नए नए काम हैं उन कामों को बढ़ा रहे हैं, सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, तो हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, जिनके बारे में राम सिंह जी अभी बहुत बोले हैं, उनकी पार्टी के लोग, उनको देवभूमि में सनातन संस्कृति का सम्मान और मंदिरों में जो काम कराए जा रहे हैं, सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है, विकास कराया जा रहा है, नवीनीकरण कराया जा रहा है, इन कार्यों से उनको बहुत परेशानी होती है। उन्हें बाबरी मस्जिद तो पसंद आती है, लेकिन कैंची धाम के विकास से उनको बहुत परेशानी होती है भाइयों बहनों। लेकिन आज इस मंच के माध्यम से मैं उन सभी लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये देवों की भूमि है और इस पवित्र भूमि के प्रताप को बनाए रखना मैं,
हमारी सरकार, हमारी पार्टी पूरी रूप से इसके लिए प्रतिबद्ध है और हम किसी भी कीमत पर यहां मुगल प्रस्त मानसिकता को पनपने नहीं देंगे। देवभूमि उत्तराखंड के जो मूल अस्तित्व है, उस मूल अस्तित्व में कोई नुकसान उसका नहीं होने देंगे भाइयों बहनों। और जब तक मुझे आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा, मैं उत्तराखंड की इस समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को और अधिक भव्य और सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य करता रहूंगा। भाइयों बहनों, हम पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से हमने स्थानीय आजीविका को बढ़ावा दिया है, जबकि वहीं हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड ने हमारे स्थानीय उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाने का काम किया है। मैं किसी कार्यक्रम में भी जाता हूं तो हमारी मातृशक्ति, मेरी माताएं बहनें बड़ी संख्या में उन कार्यक्रमों में होती हैं। भाइयों बहनों, आज उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, तमाम प्रकार के जो हमारे स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं, उनके बनाए हुए उत्पाद आज देश में और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं, क्योंकि उनके उत्पाद इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छी उसकी क्वालिटी है, उसकी इतनी अच्छी पैकेजिंग है। सच में बड़ा आश्चर्य होता है और गर्व की अनुभूति होती है कि कम संसाधनों में, कठिन स्थितियों में और परिस्थितियों में हमारी माताएं बहनें जो आज उत्पाद बना रही हैं, वो उत्पाद इतने अच्छे हैं कि बहुत बार मल्टीनेशनल कंपनियां भी हमारी बहनों के उत्पाद से पीछे छूट जाती हैं। उनको भी फीका करने का काम हमारी बहनों के द्वारा बनाए हुए उत्पाद करते हैं। भाइयों बहनों, इसके साथ ही हम राज्य में स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का भी कार्य कर रहे हैं। आज इस क्षेत्र में भी अभी मैं देख रहा हूं कई सारे रिजॉर्ट बन रहे हैं, होम स्टे यहां पर संचालित हो रहे हैं, जिनके माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। और इन्हीं सब हमारे प्रयासों का आज परिणाम है। आपने देखा होगा, कभी आपदा की चुनौती, कभी अन्य प्रकार की चुनौतियां, हमारे सामने अनेक चुनौतियां खड़ी रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज विभिन्न क्षेत्रों में हमारा राज्य नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अभी हाल ही में जारी पलायन आयोग रिपोर्ट, पलायन निवारण आयोग की सर्वे रिपोर्ट में रिवर्स पलायन में भी 44% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अनेक लोग आज रिवर्स पलायन कर रहे हैं, जो दुनिया और देश के विभिन्न स्थानों पर चले गए थे, वो वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। अपना रोजगार और अपना स्वरोजगार उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। इसके साथ ही नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारे राज्य को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, उस इंडेक्स में उत्तराखंड पहले नंबर पर आया है। बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाकर हमारे राज्य ने राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। इसके अलावा भारत सरकार के राज्य खनन सूचकांक, तत्परता सूचकांक में उत्तराखंड को श्रेणी सी के देश में हमारे दूसरा स्थान हमारे राज्य को मिला है। हमें 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि पुरस्कार के रूप में भारत सरकार ने दी है। किसानों की आय वृद्धि करने में भी देश भर में हमारा पहला स्थान आया है। मत्स्य विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में भी हमें राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हम नैनीताल जनपद को एक आदर्श और श्रेष्ठ जिला बनाने के उद्देश्य से अनेक विकासपरक योजनाओं के माध्यम से निरंतर कार्य कर रहे हैं। जहां नैनीताल के गेठिया में 100 बेड की क्षमता वाले मानसिक चिकित्सालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है, वहीं हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में राजकीय कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी तेजी के साथ चल रहा है। इसके साथ ही कस्या लेक, नकुचियाताल, हल्दूचौड़ और बरदो में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, आज हमने नैनीताल, भीमताल, रामनगर और लालकुआ विधानसभा क्षेत्रों में अनेक विकास योजनाओं की सौगात देकर इस पूरे क्षेत्र के समग्र विकास के अपने संकल्प को दोहराने का काम भी किया है। इसके अलावा हमने आज एक और जहां भीमताल में कई मोटर मार्गों का यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास किया है, वहीं झड़गांव तल्ला में प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण कराने के साथ ही जाड़ापानी माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान एवं प्रयोगशाला, कंप्यूटर प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय कक्षों का निर्माण भी कराया है।
भाइयों बहनों, हमारी सरकार संपूर्ण राज्य के विकास के साथ साथ अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को भी संरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। जहां हमने प्रदेश में एक और सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, वहीं हमने एक दंगा नियंत्रण के लिए, दंगा रोकने के लिए दंगा रोधी कानून लागू किया है। वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी मुल्लावादी कट्टर प्रवृत्तियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। बनभूलपुरा का उदाहरण आप सभी ने देखा होगा। हमारी सरकार ने जब बनभूलपुरा क्षेत्र में दंगा हुआ था, उन दंगाइयों के खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई करी थी, कड़ी कार्रवाई की थी कि आज भी कोई भी व्यक्ति अब सरकारी जमीन पर कब्जा करने से पहले 100 बार सोचता है, और जिन्होंने कर लिया है आजकल वो स्वयं ही उस कब्जे वाले स्थान को खाली कर रहे हैं, अपने कब्जों को स्वयं ही तोड़ रहे हैं। परंतु जब हम ये सब काम कर रहे हैं तो पूरे प्रदेश के लोग खुश हो रहे हैं। हमारे पूरे प्रदेश के लोगों में एक उत्साह का वातावरण है कि यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य खराब नहीं होंगे, देवभूमि का मूल अस्तित्व खराब नहीं होगा। लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र हमारे द्वारा जो हम लैंड जिहाद पर कार्रवाई कर रहे हैं, उस लैंड जिहाद पर कार्रवाई करने पर भी उनको दिक्कत हो रही है। भाइयों बहनों, इन्हें लैंड जिहाद करने वाले अच्छे लगते हैं। कांग्रेस ने हमारी देवभूमि की डेमोग्राफी को बिगाड़ने के ऐसे ऐसे स्थानों पर विशेष समुदाय के लोगों को बसाने का काम किया है, जहां कभी उस समुदाय के लोगों का कोई नामो निशान नहीं होता था, कोई अस्तित्व नहीं होता था। ऐसे स्थानों पर भी वो लोग बस गए हैं। हाल ही में मेरे संज्ञान में यही इसी के आसपास, इसी क्षेत्र का भी एक मामला आया है, जहां जंगलों के बीच में बड़े स्तर पर कब्जा करके एक अवैध इमारत खड़ी कर दी गई है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम देवभूमि में धर्म की आड़ में होने वाले इस लैंड जिहाद को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे सभी निर्माणों को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे। भाइयों बहनों, उनकी साफ सफाई का अभियान हमारा चलता रहेगा। पर जब हम प्रदेश में ऐसे स्थानों पर हुए अनेक अवैध अतिक्रमणों को हटाते हैं, जहां पर हरा कपड़ा, पीला कपड़ा, नीला कपड़ा डालकर हमारी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के, अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो इससे कांग्रेस के लोगों को बड़ी परेशानी होती है। वो मानते हैं कि देवभूमि पर चादर बिछाकर कब्जा करने वालों का उतना ही अधिकार है जितना आप लोगों का है। भाइयों बहनों, क्या उनका उतना अधिकार हो सकता है क्या? आप ही बताइए, ऐसे कब्जा करने वालों को देवभूमि में अस्तित्व रहना चाहिए क्या? क्या हमें इनके खिलाफ कार्रवाई बंद कर देनी चाहिए? अरे जोर से बोलिए, कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू, बादाम, किशमिश, मेवे, प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हमारी माताएं, बहनें
यही बताएगी ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हमारी सरकार ने राज्य में हो रहे ये सुनियोजित लैंड जिहाद पर सख्त कार्रवाई करते हुए अभी तक 10,000 एकड़ से अधिक जमीन इन लैंड जिहादों से मुक्त कराने का काम अभी तक हमने कर दिया है। लेकिन कांग्रेस की आंखों पर वोट बैंक की पट्टी चढ़ी है। उसके चक्कर में उनको कहीं लैंड जिहाद नजर नहीं आता है। हमने अब प्रदेश में एक सख्त भू कानून भी लागू कर दिया है, जिससे राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वाले, हमारे यहां जमीनों पर कब्जा करने वाले, जमीनों की बंदरबाट करने वालों, उनके खिलाफ भी अब आने वाले समय में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। हमने प्रदेश में गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी हम निरंतर प्रयासरत हैं। आज हमने इस क्षेत्र में एक गौशाला का लोकार्पण भी किया है। पर जब हम गौ माता के संरक्षण की बात करते हैं तो कांग्रेस को इसमें भी राजनीति दिखाई देती है। आप ही बताइए, क्या हर चीज को राजनीति के चश्मे से देखा जाना चाहिए, या जो काम जरूरी है वो किए जाने चाहिए? जोर से बोलिए भाई। भाइयों बहनों, हमने प्रदेश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके सभी धर्मों के लिए देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश का आजादी के बाद पहला राज्य है जहां रहने वाला किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी वर्ग का हो, सबके लिए समान नागरिक संहिता का कानून देवभूमि उत्तराखंड में सबसे पहले लागू हो गया है। यह समान नागरिक संहिता की गंगा सबसे पहले कहीं निकली है तो वो देवभूमि उत्तराखंड से निकली है। जब हम यूसीसी को जब हमने लागू किया तो पूरे देश के अंदर जो राष्ट्रवादी सोच के लोग थे, उन्होंने हमारी इस ऐतिहासिक निर्णय को खूब सराहने का काम किया, खूब हमारी पीठ थपथपाने का काम किया। लेकिन कांग्रेस को समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू होने से भी तकलीफ है। उन्हें लगता है कि इससे एक समुदाय विशेष के अधिकार छीने जा रहे हैं। परंतु आप बताइए, क्या हम अपने उत्तराखंड की माताओं को, बहनों को, महिलाओं को, उनके उत्पीड़न को बर्दाश्त कर सकते हैं क्या? क्या किसी को धर्म के आधार पर कानून के साथ खिलवाड़ करने की खुली छूट दे सकते हैं? लेकिन कांग्रेस अपनी वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में सच्चाई का सामना नहीं करना चाहती है। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड में पनप रही विभाजनकारी मानसिकता पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में एक नया कानून लागू करके अब मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लिया है। अगले वर्ष से 1 जुलाई 2026 से राज्य के अंदर वो सारे मदरसे बंद हो जाएंगे जिसमें राज्य के शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाएगा। भाइयों बहनों, हम देवभूमि में जिहादी मानसिकता को पनपाने वाले अलगाववादी केंद्र नहीं बल्कि ज्ञान और संस्कार के मंदिर स्थापित करना चाहते हैं। जब हम अल्पसंख्यक स्कूलों में भी गुरुवाणी गूंजेगी, इसमें भी कांग्रेस के मित्रों को परेशानी हो रही है। हमने राज्य में बच्चों को गुमराह करने वाले 200 से 50 से भी अधिक मदरसों पर ताला लगाने का कार्य भी किया है। इसमें भी कांग्रेस को परेशानी है। जब हम सनातन धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र करने वालों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करते हैं तो कांग्रेस का पेट क्यों दुखता है? भाइयों बहनों, ये मेरा प्रश्न है कि जब भी हम जो है ऐसे छदम वेशधारियों को ऑपरेशन कालनेमी चलाकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाते हैं, धर्म की आड़ में जो बाधा बनते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं। भाइयों बहनों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे भी कई घुसपैठिए हैं जो नाम और वेश बदलकर देवभूमि उत्तराखंड की पवित्रता और सनातन परंपराओं को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। और अब जब ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से ऐसे पाखंडी और विधर्मियों को उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो इसमें भी कांग्रेस के लोगों को समस्या होती है। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम ऐसे घुसपैठियों को देवभूमि उत्तराखंड से निकालकर वहीं पहुंचा देंगे जहां से वो आए हैं, उनको वहीं वापस भेज देंगे। भाइयों बहनों, हमारे द्वारा लिए गए इन निर्णयों के कारण आज देश भर में मानव अधिकारों के नाम पर सनातन धर्म को बदनाम करने वाले एकजुट भी हो रहे हैं। जहां आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि ये कार्रवाई हो रही है, राष्ट्रवादियों को अच्छा लग रहा है, सनातन वालों को अच्छा लग रहा है, जो लोग
समाज की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, उन सभी को अच्छा लग रहा है और कुछ लोगों को खराब लग रहा है। जब उनको खराब लग रहा है तो क्या कर रहे हैं? षड्यंत्र कर रहे हैं, झूठे नैरेटिव बनाने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस के साथ मिलकर ये अर्बन नक्सल गैंग हमारी सरकार के खिलाफ भी षड्यंत्र करने में जुटे हुए हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि आप लोग देवभूमि की संस्कृति के संरक्षक हैं, इसलिए अपने अपने स्तर पर इस प्रकार की मानसिकता का करारा जवाब दें और स्पष्ट कर दें कि देवभूमि में इनकी साजिश किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने और नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए भी देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। इसी का परिणाम है कि पिछले तो वहीं उत्तराखंड की नीति घाटी इन दिनों बर्फ से ढक गई और तापमान -10 डिग्री तक पहुंच गया है। घाटी के नाले और झरने जम गए हैं और बर्फ की अद्भुत आकृतियां देखने के लिए देश भर से पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तापमान -10 डिग्री, गाढ़ गदेरे और झरने बर्फ में तब्दील, प्राकृतिक नजारों ने किया मंत्रमुग्ध। बर्फ में बनी अद्भुत आकृतियां, बर्फीली आकृतियों को देखने देश भर से पहुंचे पर्यटक। होम स्टे में ठहरने और खाने की सुविधा। तापमान -10 डिग्री तक पहुंचा, जम गई घाटी। फोटोग्राफर और ट्रैवलर्स के लिए बनी स्वर्ग जैसी जगह। घाटी की सुंदरता ने सोशल मीडिया पर भी मचा दी धूम। -10 डिग्री में बर्फ का नजारा। नीति घाटी में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रात का तापमान -10 डिग्री तक पहुंच गया है। घाटी के गाढ़ गदेरे और झरने जमकर बर्फ में तब्दील हो गए। ये नजारा देखने के लिए देश भर से पर्यटक नीति घाटी पहुंच रहे हैं। जमते हुए पानी में प्राकृतिक अद्भुत आकृतियां बन रही हैं। कई पर्यटक इन नजारों को कैमरे में कैद करते दिख रहे हैं। बर्फ के जमे झरने और गदेरे घाटी की खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं। होम स्टे और पर्यटकों की सुविधा। नीति घाटी के ग्रामीण अपने पैतृक घर छोड़कर निचले इलाकों में चले जाते हैं। अब कुछ युवा होम स्टे चला रहे हैं, जहां पर्यटकों को रहने और खाने की सुविधा दी जा रही है। ये ठंडी सर्दियों में घाटी में आने वाले पर्यटकों के लिए राहत का स्रोत बन रहा है। नोएडा से नीति घाटी घूमने आए अमित का कहना है, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। जमी हुई झरने और बर्फीली आकृतियों ने मन आनंदित कर दिया। पर्यटक प्राकृतिक नजारों की खूबसूरती और शांति का आनंद ले रहे हैं। ठंडी सर्दियों में घाटी का नजारा। बारिश नहीं होने और लगातार पाले के गिरने के कारण घाटी में तापमान लगातार गिर रहा है। जमी हुई नदियां और झरने पर्यटकों को फोटोग्राफरों के लिए आकर्षण का केंद्र बना गए हैं। स्थानीय युवाओं द्वारा चलाए जा रहे होम स्टे से घाटी में पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। पर्यटक ठहरकर न केवल बर्फीली घाटी का आनंद ले रहे हैं, बल्कि स्थानीय संस्कृति और खान पान का भी अनुभव कर रहे हैं। नीति घाटी में तापमान -10 तक पहुंचने से पर्यटकों को ठंड से बचाव और गर्म कपड़े और आवश्यक सावधानियां बरतनी पड़ रही हैं। प्रशासन ने भी पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं। देश भर से पहुंचे पर्यटक। उत्तराखंड की ये घाटी अब सर्दियों में पर्यटन का लोकप्रिय स्थल बन गई है। देश के विभिन्न हिस्सों से लोग यहाँ आकर जमी हुई नदियों, झरनों और बर्फीली आकृतियों का आनंद ले रहे हैं। नीति घाटी की बर्फीली घाटी, जमते झरने और प्राकृतिक नाले पर्यटकों को अद्भुत अनुभव दे रहे हैं। इस ठंड में भी लोग अपनी यात्रा का पूरा आनंद ले रहे हैं। नीति घाटी की बर्फीली दुनिया और जमे हुए झरनों ने सर्दियों के इस मौसम में पर्यटकों के लिए अद्भुत अनुभव पेश किया है। घाटी की ठंड, प्राकृतिक सुंदरता और स्थानीय होम स्टे पर्यटकों को एक यादगार अनुभव दे रही है। उत्तराखंड की इस खूबसूरत घाटी में सर्दियों का जादू अभी शुरू हुआ है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।